जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, जबरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और सभी प्यारे दोस्त अपनी तैयारी में एकदम शानदार तरीके से जुटे हुए हैं। आशा करता हूं आप सभी रिवीजन की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे और आप हर दिन सोने से पहले सारे विषय जो भी आपने दिन भर में पढ़े होते हैं उनका एक शानदार सा रिवीजन करके अवश्य सोते हैं। रिवीजन एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरे दिन भर की मेहनत को एक अंजाम देती है, सफल बनाती है। अगर आपने पूरे दिन भर सारी क्लासेस ली, मेहनत अच्छे से की, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया तो यूं मानिए कि आपने आधा काम किया है और वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहने वाली हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं पूरे दिन की मेहनत सफल रहे, अच्छे से रिवीजन करिए ताकि वो चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहें। बताएंगे आप सभी कैसे हैं आप सब लोग? तो शुरुआत करेंगे कल की क्लास से एक क्वेश्चन से। और कल यानी परसों हमने पढ़े थे गति के नियम और गति के नियमों में हमने संवेग तक पढ़ा था। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बताइए संवेग का मात्रक क्या होता है, यानी कि यूनिट ऑफ मोमेंटम। संवेग का मात्रक क्या होगा, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या रहेगी? तो देखें कैसा आप रिवीजन कर रहे हैं। आशीष कन्नौजिया हमारे साथ हैं, सुधाकर हमारे साथ हैं, कुलदीप वीरेश हैं, सौरभ कुमार हैं, तापव्रता चौधरी जी हैं, रजनीश हैं, वंदना हैं, भागीरथ अमित कुमार हैं। सभी प्यारे दोस्तों का गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। एक बार बता भी दो हालचाल अपने, कैसे हैं आप सब? तैयारी के दौरान वैसे थोड़े से हालचाल खराब ही रहते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं रहते, लेकिन मैं वादा करता हूँ आप एक दिन इन दिनों को याद करेंगे कि तैयारी के भी क्या दिन हुआ करते थे, बड़े शानदार वो दिन थे। चलिए, तो आंसर आने शुरू हो गए हैं और आंसर है आपका केजी मीटर पर सेकंड। बहुत ही बढ़िया। अरे भाई, एक तो पी लिख रहा है। अरे यार दोस्त, पी तो उसका सिंबल है, उसको दिखाते हैं पी से। मात्रक तो इसका क्या होगा, केजी मीटर पर सेकंड। बहुत ही शानदार उन सभी का आंसर है जिन्होंने केजी मीटर पर सेकंड कहा है और बड़ा ही शानदार अच्छा उनका रिवीजन है, अगर परसों की चीज उन्हें अब तक याद है। चलिए, तो परसों हमने क्या क्या सीखा था? हमने सीखा था इनर्शिया, जड़त्व के प्रकार और गति का पहला नियम यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जो कि इनर्शिया पर ही आधारित था। फिर हमने सीखा मोमेंटम यानी कि संवेग, और संवेग से ही बनने वाला हमने सीखा गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब संवेग से ही संबंधित एक परिभाषा को देखते हैं जिसका नाम है आवेग। आवेग यानी कि इम्पल्स। और जैसे हमने संवेग को सीखा था वैसे ही बढ़िया तरीके से हम आवेग को भी सीखेंगे, इम्पल्स को भी सीखेंगे। देखिए, इम्पल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए बाइक पे जा रहे हैं, अब बाइक अच्छी खासी स्पीड से चल रही है, सामने एक ब्रेकर आ गया जो आपको दिखा नहीं और आपने बगैर ब्रेक मारे कुदा दी एकदम ब्रेकर से बाइक। तो जब आप ब्रेकर पे होंगे, एकदम सोचिए कितना ज़्यादा फोर्स, कितना ज़्यादा बल आपकी बाइक पर लगा होगा ब्रेकर के द्वारा, और कितने से समय के लिए लगा होगा, बहुत छोटे समय के लिए। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप फील्डर बने हुए हैं, बॉल आई, आपको ज़्यादा अनुभव नहीं है, तुमने बॉल को बस ऐसे ही पकड़ लिया, यहीं के यहीं अपने हाथों को रोके रखा, तो बताइए एकदम से बॉल आएगी और आपके हाथ पे टक से लगेगी। बहुत तेज फोर्स एक छोटे से समय के लिए लगेगा। तो ये जो बल लगता है एक छोटे से समय के लिए, ये जो झटका लगता है, जो हिट होता है, इसी को हम आवेग कहते हैं। तो आवेग क्या कहता है? इंपल्स की परिभाषा क्या रहती है? इंपल्स की एक परिभाषा तो है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो कि अल्प समय के लिए लगता है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल जो कि अल्प समय के लिए लगता है, यानी कि एक फोर्स काम करता है फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम,
फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम। एक फोर्स जो काम करेगा, इसी को हम आवेग कहते हैं, इसी झटके को हम आवेग कहते हैं। अब इसको एक और तरीके से परिभाषित किया जाता है, एक और तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, और मैं कहता हूं, जैसे मान के चलिए कि मैं बॉल की बात कर रहा हूं, ये बॉल ऐसे हवा में आ रही है, और ये बॉल है, मान लो 1 किलो की बॉल है, ठीक, और इसकी जो गति है वो है मान लो 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड से ये बॉल आ रही है, और ये जैसे ही तुम्हारे हाथों में लगेगी, ये मान लीजिए आपके हाथ हैं, ठीक है, ऐसे, अब जैसे ही तुम्हारे हाथों में लगेगी, क्या होगा, एकदम से इसकी गति क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी भाई, रुक जाएगी। और इसका वेग कितना होगा, द्रव्यमान कितना होगा, तो तुम कहोगे भैया द्रव्यमान तो 1 ही किलो रहेगा। अरे हाथ पे लगने से बॉल 1 किलो से कम की थोड़े ना हो जाएगी, है ना। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस स्थिति में इसका संवेग कितना है, यहां इसका संवेग कितना है, तो तुम कहोगे भैया संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान है 1 और वेग है 50, वेलोसिटी 50, तो ये हो गया 50 kg मीटर पर सेकंड। और अगर मैं यही मोमेंटम तुमसे यहां पूछूं, तो तुम क्या कहोगे कि भैया ये हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग, वेग है 0, तो ये 0 होगा। अब मैं पूछूं तुमसे कि संवेग में परिवर्तन कितना आया है, मैं पूछूं तुमसे संवेग में परिवर्तन कितना आया है, यानी कि मोमेंटम में चेंज कितना आया है, चेंज इन मोमेंटम, तो तुम कहोगे कि भैया चेंज इन मोमेंटम जो है वो है, पहले 50 था और बाद में 0 हो गया, यानी कि चेंज इन मोमेंटम भी 50 kg मीटर पर सेकंड है। एक बात बताओ कि जितना ज़्यादा ये चेंज इन मोमेंटम होगा, जितना ज़्यादा ये संवेग परिवर्तित होगा, उतना ही ज़्यादा तुम्हारे हाथ पे चोट लगेगी। सोचिए जरा, चीज़ों को रिलेट करो। अगर इस गेंद की गति 0 ना हो, मान लो कि ये गेंद तुम्हारे हाथ पे आके लगे 20 मीटर पर सेकंड से, मतलब गति कम हो इसकी, एकदम से रुके ना, तुम क्या करो, जैसे ये बॉल आए अपने हाथों को पीछे खींच लो, तो जितनी गति से आ रही थी अब उतनी गति नहीं रही, लेकिन 0 भी नहीं हुई। मान लो मैंने इस गेंद को 20 मीटर पर सेकंड कर दिया, तो अगर तुम यहाँ 20 रखोगे, अगर तुम यहाँ 20 रखोगे, तो तुम यहाँ कितना रखोगे, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 गुणा 20, यानी कि ये हो जाएगा 20 kg मीटर पर सेकंड। और तुम यहां भी कितना रखोगे, फिर 20 ही रखोगे, यहां भी तुम 20 रखोगे, और ये हो जाएगा तुम्हारा 30। अब ये कम हो गया, यानी कि जितना ज्यादा संवेग में परिवर्तन होगा, जितना ज्यादा मोमेंटम में चेंज होगा, उतना ही ज्यादा झटका लगेगा, उतना ही ज्यादा इंपल्स लगेगा। और सच कहूं तो दूसरी भाषा में इसी को इंपल्स, इसी को मोमेंटम कहते हैं। संवेग में परिवर्तन को ही आवेग भी कहते हैं। तो मैं इसकी एक और डेफिनेशन बना सकता हूं कि आवेग क्या होता है। आवेग संवेग में परिवर्तन भी होता है। आवेग जो है वो संवेग में परिवर्तन भी हो सकता है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम भी ये हो सकता है। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम भी ये हो सकता है। तो एक बार इतनी कहानी बताइए कि हाँ भैया मुझे आपकी ये बात समझ में आ गई कि आवेग के दोनों फॉर्मूले हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हाँ, तो अगला सवाल इससे तैयार होता है कि इसका मात्रक क्या है, इसकी यूनिट क्या है। तो एक बात बताओ, अगर तुम 5 लीटर में से 2 लीटर घटाओगे तो 3 भी लीटर ही आएगा। अरे भाई केजी मीटर पर सेकंड में से केजी मीटर पर सेकंड घटाओगे तो यही आ जाएगा। यानी कि अगर कोई राशि ऐसे बनती है कि वो किसी के परिवर्तन से बनती है तो उसका मात्रक वही होता है। ठीक है, तो केजी मीटर पर सेकंड ही इसका मात्रक है। और मैं कहूं तो सब कुछ आवेग का संवेग के जैसा ही है। संवेग भी एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर ही क्वांटिटी है। सब कुछ, इसको छोटा भाई मानो आप संवेग का, ऐसे ही याद भी रखो। इसकी विमा क्या होगी, इसकी डायमेंशन क्या होगी,
तो डायमेंशन हम आराम से निकाल सकते हैं, याद भी कर लो डायरेक्टली। m इसके लिए l, इसके लिए t की पावर -1। तो ये कहानी आपकी हो जाती है आवेग की यानी कि इम्पल्स की, जिसका लगभग सब कुछ किसके जैसा है, संवेग के जैसा है यानी मोमेंटम के जैसा है। अब देखिए, इसका आप मात्रक कहें तो ये भी कह सकते हो। अगर कोई मुझसे पूछे क्या इसका मात्रक ये नहीं होता, क्या या लगा के हम ऐसे लिख दें, एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा सा वहां स्पेस बना दूं, ज्यादा घिचपिच हो जाएगी नहीं तो। ये हेडिंग को इधर कर लेते हैं और इस मात्रक को यहां ले आते हैं। भाई ये मात्रक तो हमने कहां से निकाला है, ये मात्रक तो हमने यहां से निकाला है। यहां से क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड भी कह सकते हो तुम, इसका मात्रक न्यूटन सेकंड भी कह सकते हो, न्यूटन सेकंड, ये मात्रक भी तुम इसका कह सकते हो, दोनों ही इसके मात्रक हैं। तो चाहे जो पूछ ले पेपर में, तुम्हें दोनों आने चाहिए। तो एक बार थम्स अप करें कि हाँ मुझे समझ में आ गई है आपकी बात, आवेग क्या होता है। एक छोटा सा सवाल भी हमने देख लिया लगे हाथों। इतने डीप से हो जाएगा यार, अगर तुम कभी मेरी ना कांस्टेबल स्तर की क्लास देखना, उसमें हम कभी इतना डीप नहीं जाते। आपको इतने डीप की ही जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल आप ही का स्तर है और आपको अगर ये समझ में आ रहा है तो सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सभी को नोट करना है यार, फटाफट से नोट करो। एक पूछ रहा है लिखना है क्या, कैसी बात करते हो दोस्त, लिखना तो है ही। हाँ लिख लीजिए, एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, सवाल भी लिख लो, आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, है ना। लिखो जल्दी से लिखो। चलिए, तो ये हो गया इम्पल्स, ये हो गया मोमेंटम। अब देखो इससे और क्या सवाल बनते हैं, इससे सवाल बनते हैं, क्वेश्चन आएगा कि क्षेत्र रक्षक कैच पकड़ते समय, क्षेत्र रक्षक होते फील्डर, क्षेत्र रक्षक कैच पकड़ते समय अपने हाथ पीछे खींच लेता है। सवाल आएगा ये किसका उदाहरण है, कि जो फील्डर होता है वो कैच पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेता है, ये किसका उदाहरण है। तो आप कहोगे पहला सवाल तो ये आवेग का उदाहरण है। एक आंसर तो इसका बनेगा कि ये किसका उदाहरण है, आवेग का उदाहरण है। आवेग का अनुप्रयोग कहिए या उदाहरण कहिए, यानी कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरा वो आपसे पूछेगा ऐसा करके वो बोलो बल को क्या कर रहा होता है, फोर्स को घटाएगा बढ़ाएगा, समय को बताइए, टाइम को बताइए, टाइम को क्या कर रहा है, घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, आवेग को बताओ, इम्पल्स को बताओ घटा रहा है कि बढ़ा रहा है। ये तीन चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो याद रखना, देखिए इस प्रक्रिया में अगर मान लो आप कैच को यहां पकड़ते हैं, अगर कैच को यहां पकड़ोगे तो टक से बहुत तेजी से बॉल आके लगेगी, लेकिन अगर तुम पीछे खींच लोगे अपने हाथ तो आपने क्या किया, अपने हाथ पे लगने वाले बल को घटा लिया, संवेग में परिवर्तन को कम करके। तो आप कहोगे बल को क्या करता है, कम करता है, यानी कि वो डिक्रीज कर देता है। उसके बाद अगर हम देखें तो वो लगने वाले समय को क्या करता है, यार समय पहले तो ज्यादा लगता होगा और अभी कैसे, सॉरी जब बॉल यहां रहेगी तो समय कम लगेगा,
छोटा सा समय, और अब बॉल जब हाथ में ही रहेगी तो यहां से यहां तक का समय ज्यादा हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ज्यादा हो जाएगा यानी कि मोर हो जाएगा या इंक्रीज कर देगा। क्या ऐसा करने से आवेग पर कोई फर्क पड़ेगा, इंपल्स पर कोई फर्क पड़ेगा? तो याद रखना, ऐसी किसी भी प्रक्रिया में इंपल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये रहेगा संरक्षित। संरक्षित का मतलब होता है जो ना घटे ना बढ़े, तो ये कैसा रहेगा, ये कंजर्व रहेगा। याद रखना, जो आवेग और संवेग होते हैं ये होते हैं कंजर्व, ये होते हैं संरक्षित। तो दोस्तों को लगता है कि आवेग को कम करता है, नहीं, आवेग को कम नहीं करता है, ये बल को कम करता है, समय को ज्यादा करता है, ताकि हाथ पर लगने वाली चोट कम हो सके। अब बहुत सारे सवाल बन सकते हैं यहां से, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फोर्स डिक्रीज, टाइम इंक्रीज, इंपल्स कम नहीं रहा, बस यही गलती कर दी। इंपल्स कभी कम ज्यादा नहीं होता। देखिए, मतलब जैसे यहां पर तुम एक केस बना रहे हो कि बॉल तुम्हारे हाथ पे आके लगे, दूसरा केस यहां बना रहे हो कि बॉल को तुम एक जगह हाथ रोक कर ना पकड़ने की बजाय पीछे खींचते हुए पकड़ो, तो इंपल्स हमेशा सेम रहेगा दोनों केस में। इंपल्स कभी भी चेंज नहीं होता, ना इंपल्स होता ना मोमेंटम, ना संवेग होता ना आवेग होता। चलो, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी इससे आते हैं। बिल्कुल सौरभ कुमार, बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। चलिए, तो सभी को ये बात समझ में आ गई कि किस प्रकार से संवेग और आवेग काम करते हैं, इंपल्स और मोमेंटम काम करते हैं। तो अब हम चलेंगे गति के तीसरे नियम की तरफ, जो बहुत ही आसान और मजेदार नियम है, जिसका नाम है तीसरा नियम। तो थर्ड लॉ की तरफ चलते हैं। गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। दो नियम तो पहले ही कर चुके हैं हम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब देखो, गति का तीसरा नियम क्या कहता है। आपने देखा होगा, जैसे बंदूक से गोली निकली, बंदूक से गोली निकली, तो जैसे ही बंदूक गोली पे आगे की तरफ फोर्स लगाती है, वह तुरंत ही गोली भी बंदूक पर पीछे की तरफ फोर्स लगाती है, इसलिए बंदूक झटका लगता है पीछे की ओर। दूसरा, आपने रॉकेट की उड़ान देखी होगी। रॉकेट की उड़ान में जब रॉकेट उड़ने को होता है तो बहुत सारी, ढेर सारी गैसेस एकदम से नीचे निकलती हैं, तो रॉकेट गैसेस को नीचे धक्का देता है और ये गैसेस रॉकेट को ऊपर धक्का देती हैं एकदम से। अगला, एक बैलून लो, उसमें हवा भर लो और उसको छोड़ दो। अब बैलून में से हवा निकलेगी नीचे और बैलून ब्रर करता हुआ ऊपर उड़ जाएगा। तो ये क्या है? न्यूटन साहब कहते हैं तीसरे नियम में कि इस दुनिया में प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, एक एक्शन की रिएक्शन होती है। वैसे तो ये बात हमारे हर धर्म के ग्रंथ में भी लिखी हुई है कि इस दुनिया में हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया का ही हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम रॉकेट का उड़ना देखें तो रॉकेट गैस छोड़ रहा है, ये एक क्रिया है, और गैस रॉकेट को ऊपर धक्का दे रही है, ये एक प्रतिक्रिया है। ठीक है, तो गति के तीसरे नियम का दूसरा नाम ये भी है, इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। याद रखना, इसी का दूसरा नाम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी होता है। यहां से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या इसी का नाम हम संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, इसमें संवेग संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण का नियम, यानी कि इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। इतने सारे नाम हैं एक अकेले नियम के। अब नियम क्या कहता है भाई? तो नियम कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अब ये प्रतिक्रिया कैसी होती है? तो जितना बल बंदूक ने गोली पे लगाया, जो कि क्रिया है, एक्शन है, उतना ही बल गोली बंदूक पर भी लगाती है, उतना ही फोर्स बुलेट गन पे भी लगा रही है। लेकिन भैया गोली तो बहुत तेज जावे, बंदूक तो बहुत धीमी जावे। अरे यार, गोली कितनी हल्की है, बंदूक कितनी भारी है। एक हल्की चीज को और एक भारी चीज को उतने ही बल से धक्का दो तो हल्की चीज डेफिनेटली तेज जाएगी, निश्चित रूप से तेज जाएगी। तो बल उतना ही लग रहा है, गोली भी बंदूक पर उतना ही बल लगा रही है, उल्टी दिशा में। अगर बंदूक गोली पे आगे लगा रही है तो गोली बंदूक पे पीछे लगा रही है, लेकिन उतनी ही दिशा में। तो मैं कहूंगा ब्रह्मांड में प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जो परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होती है। ठीक है, परिमाण में बराबर परंतु दिशा में विपरीत होती है। ठीक है, दिशा में विपरीत होती है। तो इंग्लिश वाले लिखेंगे कि एवरी एक्शन, भाई साथ में नोट कर लिया करो, है ना, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट हैं तो बाद में, ताकि समय ना देना पड़े। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे? तो वही वेल नोन एग्जाम्पल्स, वही फेमस एग्जाम्पल्स। क्या क्या एग्जाम्पल हैं? एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं, पहला है रॉकेट का उड़ना। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल कि रॉकेट का उड़ना किस नियम पे आधारित है। गति का नियम दे सकता है, तीसरा ये नाम दे सकता है, ये नाम, चाहे जो भी दे आपको समझ लेना है। ठीक है, रॉकेट का उड़ना हो गया। दूसरा पूछा जा सकता है गुब्बारे का उड़ना, भाई उसी नियम पे आधारित है। ठीक है, तीसरा और क्या एग्जांपल लिया था मैंने? बंदूक से गोली निकलने पर बंदूक पर पीछे झटका लगना, बंदूक पर पीछे झटका लगना, ये सारे के सारे इसी नियम के उदाहरण हैं। ठीक है, चलो, आशा करूंगा आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि गति का तीसरा नियम क्या है। आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ बताते हैं, अच्छा समझ में आ जाता है। चलो, बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है। और तकरीबन देखो इतनी गहराई तो आपके साथ मेंटेन करनी पड़ेगी अगर हम साइंस की बात कर रहे हैं तो। अमित यादव, बस इतना कर लीजिए, आपको कोई बुक की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जो बुक लेना चाहते हैं ना, वो बुक ले लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बस, इससे ज़्यादा कुछ भी मत लो, आपको अंदाजा लग जाएगा। वैसे तो मैं भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूँ। जैसे इस चैप्टर के बाद मैं आपको कल इस चैप्टर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आए। आप खुद से सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को, तो आपको लगता है कि हाँ यार, जितना पढ़ा है उसी से क्वेश्चंस बनना है। बिल्कुल अमन, सही कह रहे हैं आप। भाई हैप्पी सिंह, मैकेनिकल डीजल का प्रीवियस ईयर यूथ की एक बुक आती है, स्पेशल ट्रेड की स्पेशल आती है, उसको ले लो, उसमें मिल जाएंगे। बिल्कुल बिरजू, सही कहते हैं आप।
ललित यार उनकी क्लास जल्दी शुरू करवा देंगे। वैसे पहले प्लान था कि हम लोग फिजिक्स के बाद करवाएंगे, लेकिन मैंने सर को बोला कि फिजिक्स को तो मैं अच्छा खासा टाइम लूँगा और उसको अलग क्लास रखते हैं, केमिस्ट्री और बायो की अलग क्लास रख लेते हैं। सही समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया लवलेश, वेरी गुड। चलिए, हाँ प्रीवियस ईयर की बुक लो, क्वेश्चन सॉल्व करो, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलो, तो ये हो गया आपका गति का तीसरा नियम यानी कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उससे बनने वाले बेसिक से क्वेश्चंस। तो ये हमारा गति के नियम चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब देखो हमने कितने चैप्टर कर लिए हैं। अगर मैं बात करूं, पहला हमने चैप्टर कर लिया मात्रक यानी कि यूनिट, दूसरा हमने चैप्टर कर लिया आपका मापन यानी कि मेजरमेंट, तीसरा चैप्टर हमने कर लिया गति यानी कि मोशन, और चौथा चैप्टर हमने कर लिया गति के नियम यानी कि लॉज ऑफ मोशन। अब हमें पांचवा एक अलग से चैप्टर बनाऊंगा मैं आपके लिए। अगर हम इसमें कांस्टेबल स्तर का पढ़ते तो इस टॉपिक का हम कभी नाम भी नहीं पढ़ते, ना वहाँ पूछा जाता, लेकिन चूंकि रेलवे में अच्छा खासा स्तर साइंस का पूछा जाता है तो अलग से चैप्टर में एक ऐड कर रहा हूं और इस चैप्टर का नाम है ग्राफ। हम पढ़ेंगे ग्राफ और समझेंगे अच्छे से कि साइंस में इस मैथ के टॉपिक का क्या रोल है। मतलब मैथ का टॉपिक क्या है, तो भाई एक विश्लेषण का टॉपिक है। जब भी आपको एनालिसिस करना हो, विश्लेषण करना हो, मैं आपने चूंकि ग्राफ कभी मान लो या तो ना पढ़ा हो, शायद 9th 11th में टॉपिक आता है, शायद ना पढ़ा हो, पढ़ा भी हो तो भूल गए हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता और मैं इस टॉपिक को बहुत बेसिक से लेकर चलूंगा। बस आपको ध्यान देना है अच्छे से सारी बातों पर। देखिए, मैंने आपसे एक बात पूछता हूं, मान के चलो अभी जहां मैं हूं इस स्थिति को मैं शून्य कहता हूं। मान के चलिए ये व्यक्ति जहां खड़ा है, मैं खड़ा हूं, आप खड़े हैं, मैं इसको कहता हूं कि ये 0 मीटर पर खड़ा है। अब देखो, मान के चलो मैं विस्थापन और दूरी का भी तुम्हें समझाऊं, यहाँ एक और आइडिया दूं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। मान के चलो ये आदमी कहीं से भी आया हो, अब ये 5 मीटर चल दे, अब ये 5 मीटर चल दे और तुमसे कोई पूछे इसकी दूरी कितनी है, तो पहले तुम ये पूछोगे कि तुम नाप कहाँ से रहे हो। वो कहेगा भैया ये घर से आया है, पहले 10 किलोमीटर तय कराया, 10 मीटर तय करके आया है, फिर 5 चला है। तो दूरी में तुम्हें सारा हिसाब रखना पड़ता है। लेकिन विस्थापन में तुम ये नहीं पूछोगे कि कहाँ से आया, कैसे आया है, तुम कह दोगे अच्छा 5 मीटर चला है तो विस्थापन 5 मीटर हो गया। तो विस्थापन निकालना आसान होता है, इसलिए हम ग्राफ पढ़ते हैं विस्थापन के साथ, दूरी के साथ नहीं पढ़ते। तो मान लो मैं चेक करना चाहता हूं इसका विस्थापन, इसका डिस्प्लेसमेंट, इस व्यक्ति का विस्थापन चेक करना चाहता हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट चेक करना चाहता हूं, किसके साथ, समय के साथ यानी कि टाइम के साथ। ठीक, अच्छा मान लो मैंने एक समय ले लिया कि मान लो मैं 8 बजे से चेक करूंगा, तो 8 बजे के समय को मैं 0 मान के चलूंगा कि मैं 8 बजे से चेक कर रहा हूं, तो फिर वो मेरे लिए 0 हो गया। और विस्थापन का मतलब यहां खड़ा है तो यहां ये 0 हो गया। अब आगे की बात करेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने इसकी सारी चीजों को शून्य मान लिया, यहां पर मैंने इसकी हर एक चीज को क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब जो भी कैलकुलेट करेंगे हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए एक बात, मैं इसके मान लो 4 पॉइंट बना लेता हूं। अरे यार ये एक सेकंड रुको, ये 4 सेगमेंट मैं इसके बना लेता हूं और मैं कब कब इसका विस्थापन चेक करूंगा। एक तो मैं चेक करूंगा 8 बज के मान लो 50 सेकंड पे, ठीक है, या 30 सेकंड मान लो, अच्छा आंकड़ा रहेगा, कुछ भी मान सकते हो, 8 बज के 30 सेकंड पे। तो 8 बजे के आगे कितने सेकंड पे चेक कर रहा हूं मैं 30 पे चेक कर रहा हूं और समय ले रहे हैं हम सेकंड में, ठीक है। जो भी जिसमें भी समय हम लेंगे यहां लिख देंगे सेकंड में, 30 सेकंड पे। अगला मैं चेक करूंगा 8 बज के 60 सेकंड पे, तो भाई शुरू से कितने हो जाएंगे, तुम तो शुरू से ले रहे हो, अगले 30 सेकंड पे शुरू से कितना समय हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगले 30 सेकंड बाद शुरू से कितना समय हो जाएगा, 90 सेकंड हो जाएंगे, और अगले सेकंड बाद, अगले 30 सेकंड बाद शुरू से 120 सेकंड हो जाएंगे, ठीक। अब मान के चलो ये व्यक्ति 30 सेकंड में 10 मीटर चलता है, तो ये चला 10 मीटर। दूरी किस में ले रहे हैं हम, मीटर में, यहां हम लिख देते हैं, तो ये चला 10 मीटर, ठीक है। अच्छा अब देखो
ये मान लेते हैं 10 मीटर, ये चल गया 10 मीटर, कितने सेकंड में? 30 सेकंड में। अब फिर ये यहां पहुंच गया होगा, यहां से आगे मान लो अगले 30 सेकंड में भी ये फिर 10 मीटर चला। तो हम तो शुरू से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो शुरू से कितने सेकंड हो गए? 60 सेकंड, और दूरी हो गई 20 मीटर। सही कह रहा हूं मैं? फिर से अगले 30 सेकंड में देखेंगे, तो शुरू से कितने हो गए? 90 सेकंड, और फिर मान लो 10 ही मीटर चला तो दूरी हो गई 30 मीटर, और ऐसे ही आप समझ गए होंगे कि आगे दूरी हो जाएगी 40 मीटर। ये कहानी आप समझ गए कि कैसे लेते हैं हम, ठीक। अब मुझे इनको ग्राफ पर ड्रॉ करना है, इनको ग्राफ पे बनाना है। तो कैसे बनाओगे आप ग्राफ? कि आप एक लाइन ऐसे खींच लोगे, एक लाइन ऐसे खींच लोगे, और जितना हम ग्राफ पढ़ेंगे उतने ही बस हमें पढ़ने हैं, और इससे क्वेश्चन ऐसे फिक्स ही रहेगा कि ये लाइन जो मैं कहूंगा वही रहेगी, एग्जाम में बदलेगी नहीं। तो ये लाइन को बोलते हैं हम विस्थापन। विस्थापन को एस से दिखा देते हैं और समय को टी से, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। तो यहां लाइन पे हम विस्थापन दिखाएंगे और इस पूरी लाइन पे हम समय। तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा विस्थापन मान लो 10-10 के अंतर से है, तो हम इसको बांट लेते हैं, सेक्शन में बांट लेते हैं, अपने हिसाब से बांट लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कि लगभग मैं इतने को 10 मीटर कहता हूं, ये 10 मीटर है। ये विस्थापन किस में है? डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। ये 10 हो गया, ये कितना हो गया? 10। अच्छा हाँ, हम यहां से मानते हैं और इसको बोलते हैं ओरिजिन यानी मूल बिंदु। आप इतना मत समझो, इतना सोचो कि ये वो सिचुएशन है जहां पर हर चीज शून्य है, यानी कि विस्थापन भी शून्य है, विस्थापन अब ऐसे बढ़ेगा, समय भी शून्य है और समय आगे की ओर बढ़ेगा। मैं एक को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बाकी आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। अब मान लो वो व्यक्ति 30 सेकंड में, इसको मान लो यहां 30 सेकंड है, ठीक, वो व्यक्ति 30 सेकंड में, समय सेकंड में है, 30 सेकंड में 10 मीटर चला। तो 30 सेकंड मैंने इस पे दिखा दिए, 10 इस पे दिखा दिए। ये दूरी कितनी लेनी है आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं है यहां 10 लिया है तो यहां 30 इतना सा, ये अलग चीज है, अलग चीज है। बस इतना है कि यहां पे अगले 10 जो है इतने ही लेना, यहां पे अगले 30 इतने ही लेना, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसका कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तो बस शुरू में समझने के लिए है। तो 30 सेकंड में कितना चला ये व्यक्ति? 30 सेकंड में 10 मीटर चला। तो इसको इसके सामने हम मिला लेते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुको, इसको खींच लो 10 सेकंड और इसको खींच लो 30 सेकंड, यानी कि हमें एक ये पॉइंट मिल जाएगा। तो यहां पे इस पॉइंट को मार्क कर लो, एक पॉइंट ये मिल जाएगा। अच्छा, फिर अगले यहां से अगर लोगे तो 20 मीटर चलाए, ये 10 है तो इतना 10 हो जाएगा, ये 20 मीटर हो जाएगा। 20 मीटर कितनी देर में चला? यहां से ले रहे हो अब तुम समय, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड। फिर इसको बना के देख लो एक बार, तो ये 20 मीटर चला लगभग कितने? 60 सेकंड में। तो ये हो गया आपका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आप देखें तो ये और 10 मीटर चला, यानी कि 30 हो गए, और 30 से कहां तक चला? अगले में, तो अगला 90 हो गया। फिर से इनको मैच करा दीजिए, ठीक है, ये इनको फिर से आप मैच करा देंगे, एक पॉइंट हमें यहां मिल जाएगा, है ना। अब क्या करो, इनको आप मिलाओ सारे। अच्छा पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया? ये होता है ग्राफ, ये होता है ग्राफ। ये आपका ग्राफ हो गया जिसमें हमने विस्थापन और समय को एक साथ पढ़ा है, विस्थापन और समय को एक साथ पढ़ा है, ठीक है। अब अच्छा पहले ये बताओ कि ये समझ में आ गया? इतना एक बार बताओ, ये इसको कहते हैं ग्राफ, जिसमें हम दो राशियों की एक साथ पढ़ाई करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा? क्वेश्चन में आपको ये तीनों बिंदु जुड़े हुए मिलेंगे, ये मिलेगा बस आपको क्वेश्चन ऐसे करके, ना तो आपको ये मिलेगा, ये सब आपको नहीं मिलेंगे, बस आपको ग्राफ के नाम पे इतना मिल जाएगा और आपको ऐसे पॉइंट मिल जाएंगे। तो आप क्या इसको देख के, बस आप समझ में आने का मतलब है कि आपको ग्राफ में देख के ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये व्यक्ति 30 सेकंड में 10 मीटर चलता है, 60 सेकंड में 20 मीटर चलता है, 90 सेकंड में 30 मीटर चलता है। बस इतनी सी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? चलो बहुत ही बढ़िया। अगर इतना समझ में आ गया तो चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है।
ठीक है, अब देखो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि ये एक वैरायटी हो गई ग्राफ की, अब इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो यहां पे ज्यादा से ज्यादा वेग हो सकता है। भाई 3 राशियां हमने पढ़ी थी, विस्थापन, विस्थापन से बना वेग और वेग से बना त्वरण, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बना, फिर वेलोसिटी बनी, फिर एक्सेलरेशन बना। तो यहाँ पे तीनों में से कुछ भी हो सकता है, बस उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये ग्राफ किसका है। तो चलो हम 1 बाय 1 देख लेते हैं एक बार। ये ग्राफ हो गया आपका विस्थापन और समय का ग्राफ। अगर यहाँ विस्थापन है तो ये विस्थापन समय ग्राफ हो गया, अगर यहाँ वेग होता तो ये वेग समय ग्राफ हो जाता। ठीक है, चलो मैं टाइप लिख ही देता हूं, इसको नीचे करके मैं टाइप लिख देता हूं कि ग्राफ कितने टाइप के हो सकते हैं। तो आजा भाई, आजा आजा आजा, एक सेकंड रुको। ठीक है, चलो तो देखो ग्राफ कितने तरह के हो सकते हैं। भाई इस अक्ष पे कुछ भी हो सकता है। अगर यहां विस्थापन है तो उस ग्राफ को बोला जाएगा विस्थापन समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ। ठीक, अच्छा दूसरा ग्राफ किसका हो सकता है, अगर वहां वेग हुआ तो उसको बोल दोगे आप वेग और समय का ग्राफ, वेग समय का ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ। ठीक है, तीसरा आप क्या बोल सकते हो, तीसरा आप बोल सकते हो कि त्वरण हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है। तो आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे त्वरण और समय का ग्राफ, यानी कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ। ठीक है, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ। क्लियर है। क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, पहले भी बस समझने पे जोर दो तुम कि हाँ हमें समझ में आ गया। मैं हमेशा कहता हूं क्वेश्चनों के पीछे मत भागो, अगर समझ में आ गया तो क्वेश्चन 1000 तरह के भी बनेंगे, तुम कर जाओगे। मैं क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा, आए हुए कराऊंगा कल की क्लास में, बस आप समझने पे जोर दो कि भैया मुझे समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इनमें से कोई भी ग्राफ, हर एक ग्राफ 2 तरह का हो सकता है। इनमें से हर एक ग्राफ 2 तरह का हो सकता है, या तो वो होगा असमान गति, या तो वो होगा एक समान गति। यानी कि या तो वो ग्राफ होगा एक समान गति का, एक समान गति का, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन का, यूनिफॉर्म मोशन का, या वो ग्राफ रहेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, या वो ग्राफ रहेगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वो ग्राफ रहेगा आपका असमान गति का। अब कोई ये मत कहना ये क्या होती हैं, इनके बारे में अच्छे से मैंने बताया था आपको कि समान गति क्या होती है और असमान गति क्या होती है, यूनिफॉर्म गति क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म में समान समय में समान दूरी, ये किसका उदाहरण है, ये यूनिफॉर्म का उदाहरण है कि समान समय में समान दूरी। देखो यहाँ 30 सेकंड में 10 मीटर, अगले 30 सेकंड में भी 10 मीटर, अगले 30 सेकंड में भी 10 मीटर। पेपर में टेबल नहीं मिलेगी, पेपर में ग्राफ मिलेगा, तुमसे पूछेगा बताओ ये गति कैसी है, ये एक समान गति है या असमान गति है। तो तुम देखोगे 30 सेकंड में 10 मीटर, अगले 30 सेकंड में, ये 30 सेकंड है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा 60, यहाँ से यहाँ तक 30, 60 में से 30 माइनस करो 30 बचेगा। इन 30 सेकंड में कितनी दूरी चली है, 10 मीटर। क्यों, यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से यहाँ तक 10, 20 में से 10 माइनस करोगे 10 बचेगा। ऐसे ग्राफ तुम्हें पढ़ना आना चाहिए। तो ये एक समान गति का उदाहरण है। अगला सवाल बनेगा एक समान गति के लिए ग्राफ कैसा जाता है, तो तुम सभी बोलोगे एक स्वर में कि ये कैसी लाइन है, ये सरल रेखा है, ये स्ट्रेट लाइन है। क्या ये कोई कर्व नजर आ रहा है आपको, क्या ये कोई वक्र नजर आता है, नहीं। ये कैसा नजर आता है, ये कर्व नजर आता है, ओ सॉरी स्ट्रेट लाइन। तो एक समान गति का ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा होता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है। ये बात आप लिख देंगे। तो ये ग्राफ हो गया एक समान गति का। अब चाहे तो आप हेडिंग डाल लो, पहले इतना नोट करो, ठीक है,
उम्मीद करूंगा नोट तो नहीं किया होगा अभी किसी ने। पहले इतना नोट करो, फिर हेडिंग डालो एक समान गति, और फिर इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं यहाँ बस ये समझा देता हूं कि हाँ ये एक समान गति का ग्राफ है जो कि एक सरल रेखा है। तो अब बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? चलो बताओ क्या समझ में आया? सर क्या बिना टाइम के ग्राफ बन सकता है? अजय कुमार, अगर तुम बगैर आटे की रोटी बना लो तो बिल्कुल बन जाएगा। अगर बगैर गेहूं के आटे की रोटी तुम बना लो तो बन जाएगा। फिर कोई औचित्य नहीं है ग्राफ का। हाँ फटाफट लिख लो, है ना, सभी लोग लिखो और फिर एक बार थम्स अप कर देना। ये उदाहरण हो गया आपका एक समान गति का। पहले पूरा लिख लो, फिर यहाँ हेडिंग डालना एक समान गति। मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे कम जगह है और सारा एक ही साथ समझाना था। दूसरी स्लाइड लेते तो फिर समझ नहीं आता। चलो, ये किस गति का मैप है? ये एक समान गति का मैप है, यूनिफॉर्म मोशन का मैप है। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम मस्त बताए, बहुत सारा आभार। तो मैं कहता हूं इससे आसान कभी कोई नहीं समझ सकता तुम्हें, इससे आसान तुम कहीं नहीं समझ सकते हो इस ग्राफ को। अब देख लेते हैं असमान गति के लिए ग्राफ। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे कि असमान गति के लिए ग्राफ। तो एक काम करते हैं, इसका नाम डाल लेते हैं ए और इसका नाम डाल लेते हैं बी। इसका तो हमने पढ़ लिया, अब एक बार डाल लेते हैं असमान गति। असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति के लिए ग्राफ क्या रहेगा? तो देखो एक बार असमान गति के लिए कैसा ग्राफ जाएगा भाई। असमान गति का मतलब है, मान लो मैं विस्थापन मीटर में चेक करूं और समय सेकंड में चेक करूं, तो इसका मतलब क्या होगा? असमान गति का मतलब है दोनों में से कोई एक चीज असमान हो, दोनों में से कोई एक चीज नॉन यूनिफॉर्म हो। जैसे समय को यूनिफॉर्म मान लो, पहले मान लो आपने पहले 10 सेकंड में देखा, फिर अगले 10 सेकंड में देखा, फिर अगले 10 सेकंड में देखा। आपने देखा कि 10 सेकंड में अगर कोई वस्तु मान लो 30 मीटर चल रही है तो अगले 10 सेकंड में वो 20 मीटर चली, तो 30 और 20 50 हो जाएंगे। फिर अगले 10 सेकंड में वो मान लो 10 ही मीटर चली तो कितने हो जाएंगे? 60। मतलब यहां से यहां तक का देखो, शुरू का अंतर 30 है, शुरू में 0 मानते हैं, शुरू का अंतर 30 है, यहाँ का कुल 20 है, यहाँ का 10 है, तो ये असमान गति हो गई। अब असमान गति का ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे भाई? वो विस्थापन दिया है तो आप विस्थापन ही लेंगे। यहाँ पे विस्थापन ले लो जो कि है मीटर में, और यहाँ पे ले लो समय जो कि है सेकंड में। अब देखिए समय तो इक्वल है, समय को इक्वल मार्क कर लो। ये 10 हो गया, ये मान लो 20 हो गया, बराबर बराबर गैप लेना है बस, 10 20 और ये 30। तुमसे ड्रॉ नहीं करवाएगा, तुम्हें तो ड्रॉ हुआ मिलेगा। अब दूरी में मान लो मैं 30 इतने को ले लेता हूं, यहां से यहां तक मैंने 30 ले लिया, ये ले लिया मैंने 30, तो भाई 20 कितना लूंगा? थोड़ा कम लूंगा, 20 में यहां तक लूंगा तो ये 50 हो जाएगा, 10 में और कम लूंगा तो ये 60 हो जाएगा। पॉइंट्स बनाओ भाई, 10 पे 30 है तो 10 के सामने 30 को मिला दो, लगभग लगभग यहाँ मिलेगा, दोनों यहाँ कट कर देंगे। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे लाओ, हल्का सा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ तुम्हें तो ड्रॉ हुआ मिलेगा, बस तुम्हें तो समझ जाना है। आगे देखो 20 पे 50, तो 20 पे 50 कहीं कहीं यहाँ कट करेगा, 50 और 20 यहाँ कट करेगा। ठीक, 60 पे 30 अब कहाँ कट करेगा? लगभग यहाँ कट करेगा। अब तुम जरा एक लाइन ड्रॉ करके देखना कि क्या ये तीनों कभी मिल सकते हैं? ये तीनों कभी नहीं मिल सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि इनको फ्री हैंड मिलाओ, नॉर्मल हाथ से जोड़ के मिलाओ, तो आप कहोगे कि ऐसे जाएगा। अगर आप और भी पॉइंट दूर दूर लेंगे, थोड़े दूर दूर पॉइंट लोगे, तो ये कैसा जाएगा? ये आपको एक क्लियर वक्र दिखाई देगा, ये आपको एक कर्व दिखाई देगा
तो कहने का मतलब है कि असमान गति के लिए जो ग्राफ होता है वो एक सीधी रेखा नहीं जाता है, वो कैसा जाता है, वो एक वक्र जाता है, यानी कि कर्व जाता है। तो क्लास में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, अभी तो इनसे बहुत सारे सवाल बनेंगे, अभी के लिए बस इतना सवाल है कि असमान गति के लिए विस्थापन समय का ग्राफ कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ कैसा होगा। तो आप कहोगे भैया जी ये ग्राफ होगा आपका वक्र यानी कि कर्व, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए, एक समान गति के लिए, यही ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएं कि हाँ ग्राफ की इतनी कहानी मुझे बड़े अच्छे से समझ में आ गई है। अगर हाँ तो फिर आप पहले इतना पढ़ के आओ, अभी ना ये ग्राफ की शुरुआत है, इसका जो मेन सेगमेंट है उसको हम कल कवर करेंगे, जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं। तो आज के लिए थ्योरी वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया, कल न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कवर करेंगे और इसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लेंगे। बस मैं इतना आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज करके आना, ताकि फिगर आपको याद हो, ग्राफ याद हो, तभी कल की क्लास आपको समझ में आएगी। ठीक, बिल्कुल अजय, बहुत बढ़िया। तो मोहम्मद सैफी समझ आ गया, अनुज बहुत बढ़िया, चलिए हितेश बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ में आ रहा है अच्छे से। आप जिम जाते हैं क्या? अरे यार क्या याद दिला रहे हो तुम भी, कभी जाया करता था, अब समय नहीं मिल पाता। सुबह 7 से 10 लगातार क्लास, फिर 10 बजे ऑफिस, दिल्ली जल बोर्ड, गवर्नमेंट जॉब, उसके बाद फिर शाम को आने के बाद फिर आपकी क्लास होती है। मतलब इस टाइम तक तो हालत ऐसी हो जाती है यार, समझो सुबह 3 क्लास, फिर सारा दिन वहाँ काम ऑफिस का, फिर यहाँ पे आके, तो इस टाइम हिम्मत नहीं होती यार जिम विम जाने की। पहले जाता था, निकालेंगे लेकिन टाइम। सभी को अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, और जिम नहीं, आप जिम करना जब अपने पैसे से कमाओ। मैंने हमेशा अपने पैसे से जिम की है, कभी घर वालों का। मैंने तो अपनी ग्रेजुएशन के बाद की सारी पढ़ाई इवन अपने पैसे से की, साथ में ट्यूशन पढ़ा के। अभी आप अपना थोड़ा बहुत घूमने जाया करो, हल्की फुल्की रनिंग किया करो अच्छे से। चलो सभी को बहुत सारा आभार, और मैं वादा करता हूँ कि केवल तुम्हें इतना समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये 10 पे 30 है, 20 पे 50 है, 30 पे 60 है, और नॉर्मल सी बात जो मैंने बताई, तो आप ग्राफ कर ले जाओगे, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे जैसे मैंने पूछे हैं, आज की क्लास में करवाए हैं, या कल वाले सवाल पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा है तो फिर ग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया टॉपिक हो गया है, मजबूत टॉपिक हो जाएगा, आगे तक के काम आता है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।